हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरमान है और मैं एक कमांडो हूं। मुझे स्पेशल ऑपरेशंस में भेजा जाता है, लेकिन इस बार मेरी शायद किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे स्पेशल ऑपरेशन में भेजा तो जा रहा है, लेकिन मैं इसे कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं मानता। ये तो साधारण सा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है। इसमें मेरे जैसे कमांडो को क्यों भेजा जा रहा है? लेकिन मेरे सीनियर ने कहा था कि मुझे टीम को लीड करना होगा, और मुझे टीम भी ऐसी दी गई थी जिसमें कोई और कमांडो नहीं था। देवांश जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, करणवीर जो कि एक केव एक्सप्लोरर है, अबीर वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट और लक्ष्य टेक्नीशियन और कैमरा ऑपरेटर। हम पांचों की टीम 3 लोगों को ढूंढने के लिए खादान में जाने वाली है। 30 सालों से एक खादान बंद है और वहां पर 3 जियोलॉजिस्ट गए थे जो वापस नहीं लौटे, और उन्हें ढूंढने का काम हमें दिया गया है। मैंने अपने सीनियर्स को समझाने की कई बार कोशिश की कि सर, इसमें किसी पुलिस वाले को भेज दीजिए, कमांडो को भेजने की क्या जरूरत है। लेकिन हमें सिखाया जाता है जो ऑर्डर्स हमें मिले होते हैं उसको हमें मानना ही पड़ता है। इसीलिए मैं ना तो कर नहीं सकता था। फिर मैं अपने 4 साथियों से मिला, उनके बारे में कुछ जानकारी ली और हमें सुबह 6 बजे निकलना था। खादान के बाहरी हिस्से में हमें छोड़ा जाना था और हमें वहां गाड़ी से उतार दिया गया। मुझे लगा था बड़ी खादान होगी और रास्ता बिल्कुल हमारे सामने होगा। हम खादान के अंदर घुसेंगे और अंदर हमें टनल्स मिलेंगी। लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। ये कोई साधारण खादान नहीं है, बहुत पुरानी खादान है। कह सकते हैं जमीन में कई किलोमीटर का खड्डा बनाया गया है। अब बाकी टनल्स तो बहुत नीचे होंगी, लेकिन बिल्कुल नीचे तक पहुंचने के लिए पहले तो हमें चलना होगा। और ये खादान बिल्कुल साफ खादान नहीं थी, अब तो बहुत बड़ा जंगल बन चुकी थी। इतना बड़ा खड्डा और पेड़ ही पेड़, घना जंगल कई किलोमीटर तक फैला हुआ। हमारी टीम को गेट के पास छोड़ा गया था। वहां से इस खादान के अंदर जाने का रास्ता हमें साफ दिखाई दे रहा था, और हमें ये रास्ता चलकर पार करना था, क्योंकि पुरानी खादान है। किसी समय यहां पर ट्रक चलते होंगे नीचे तक पहुंचने के लिए। अब कई रास्ते टूट चुके होंगे, पेड़ वहां बन चुके होंगे, तो हमें चलकर ही जाना होगा। हम पांचों की टीम ने उस गेट को खोला था और उसके बाद दोबारा उसे बंद कर दिया था, क्योंकि ये खादान का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। बाहर से और कोई भी यहां पर आ नहीं सकता। और जियोलॉजिस्ट इसलिए नीचे गए थे, उन्हें अंदाजा लगा कि नीचे किसी तरह की हलचल हो रही है। वो बस ये चेक करना चाहते थे कि नीचे से किसी गैस का रिसाव तो नहीं हो रहा, या कुछ और ऐसा सीक्रेट मिशन जिसके बारे में मुझे तो बताया नहीं गया था। हमें तो सिर्फ उन्हें रेस्क्यू करना है। हो सकता है किसी टनल में वो फंसे हों या कोई हिस्सा धंस गया हो। मैंने अपने साथियों को चेतावनी दी थी कि सबसे आगे मैं रहूंगा, मुझसे आगे कोई नहीं निकलेगा। यहां खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। मैं पूरी तरह से ट्रेंड हूं, आपको शायद इसकी ट्रेनिंग मिली ना हो। मेरे साथी मेरा पूरा सहयोग कर रहे थे। हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, हम ढलान पर थे। इतने में देवांश बोला, ये जंगली इलाका है, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आपको अजीब नहीं लग रहा? करणवीर कहने लगा कि क्या अजीब है, पेड़ हैं, जंगल है, तुम्हें अजीब क्या लग रहा है? तभी अबीर जो कि वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट था, वो कहने लगा, हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। जंगल में पंछियों की आवाज़ आती है, जानवरों की आवाज़ आती है। यहाँ तो सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। ऐसा तो मैंने किसी जंगल में नहीं देखा। मेरा भी यही सवाल था। मुझे भी कुछ समय से कुछ अजीब ज़रूर लग रहा था, लेकिन हमें अजीब देखने की आदत है। फिर अबीर कहने लगा, ये मेरा पहला अनुभव है जंगल में ऐसा सन्नाटा महसूस करने का। जब हम उस ढलान पर थे, किसी समय ये सड़क रही होगी, यहां से ट्रक गुजरते होंगे, लेकिन अब पेड़ सड़क के बीच में भी लगे हुए। बिल्कुल घना जंगल बना हुआ था
और यहां गाड़ी का इस्तेमाल तो किया ही नहीं जा सकता था। मैंने भी अपने साथियों को कहा था, यहां पूरी तरह से पहाड़ियां सी बनी हुई हैं और गहराई बहुत ज़्यादा है, तो सब ध्यान रखेंगे, सड़क पर ही रहेंगे, हम इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे वरना नीचे गिर सकते हैं। सब मेरे पीछे पीछे ही थे। बड़े बड़े छोटे हर तरह के पेड़ थे, लेकिन रास्ता हमें साफ चाहिए था। इसके लिए बार बार नक्शे का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। थोड़ा ही आगे हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिले। किसी समय यहां घर बनाए गए होंगे। जो लोग खादान में काम करते होंगे यहां पर शायद वो आराम करते होंगे या रहते होंगे, लेकिन वो लोहे के बड़े बड़े ढांचे थे और पेड़ों ने अपने तनों से और अपनी जड़ों से उन्हें अपने आगोश में ले लिया था। ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने में बड़े भयानक लगते हैं और इससे हमें कुदरत का अंदाज़ा होता है। हम इंसान खुद को जितना भी बड़ा बनाने की कोशिश करें, लेकिन हम कुदरत से बड़े नहीं हो सकते। लक्ष्य अपने साथ कैमरा रखे हुए था और वो हर एक तस्वीर को खींच रहा था, वीडियो बना रहा था, और मैं जो भी बोलता वो मेरी तरफ कैमरा कर लेता। इसीलिए मैंने उसे साफ कहा, मेरे चेहरे को क्यों दिखाए जा रहे हो? मुझे अपनी तस्वीरें अच्छी नहीं लगती। कैमरा दूसरी तरफ घुमाओ। तुम्हारे लिए सिर्फ बातें ज़रूरी हैं, मेरा चेहरा ज़रूरी नहीं है। उसने कैमरा दूसरी तरफ घुमाया और फिर हमें वो बताने लगा, अरे देखो देखो, यहां पर हिरण भी है। दूसरी तरफ हमें एक हिरण नजर आया। लक्ष्य थोड़ा करीब जाना चाहता था, लेकिन देवांश ने मना कर दिया। अरे नहीं, जानवरों के करीब नहीं जाते, वो डर जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन अबीर कहने लगा, बड़ा अजीब हिरण है, देखो किस तरह से एक टक लगाए हमें देखे जा रहा है। और लक्ष्य थोड़ा आगे की तरफ भी बढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद वो हिल नहीं रहा। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हिरण ऐसे ही होते हैं ना, वो हमसे डरते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि हम हरकत करें। वो थोड़ा सा सन्न हो चुका है, डरा हुआ है। अबीर ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो जिस तरह से एक टक लगाए हमारी तरफ देख रहा है, वो हमसे डरा हुआ नहीं है, बल्कि वो हमारी पहचान कर रहा है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं भी उस हिरण को देखकर थोड़ा हैरान था। 3-4 कदम मैंने भी आगे की तरफ बढ़ाए, लेकिन वो डरा नहीं, वो भागा नहीं। और उसके बाद अबीर ने कहा, उसकी आंखें देखो, वो पलके नहीं झपक रहा। ऐसा कभी नहीं होता। वो पिछले 2 मिनट से एक टक लगाए हमारी तरफ देखे जा रहा है, जैसे कोई असली हिरण हो ही ना, जैसे कोई मूर्ति हो। वैसे भी हम जानवरों को परेशान नहीं करना चाहेंगे। जंगल में वो जैसे रहते हैं, नियमों के अनुसार हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। तस्वीरें आ गई हैं, हमें इन तस्वीरों की खास ज़रूरत भी नहीं है। हमें जो खोए हैं उन्हें ढूंढना है, तो हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि नीचे तक पहुंचने में हमें समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। मैंने बार बार पीछे मुड़कर उस हिरण को देखा था। वो अपना मुंह हिला रहा था, हमारी तरफ देखे जा रहा। हम जितनी भी दूर जा रहे थे, वो वहीं पर खड़ा था और उसने इतने समय में एक बार भी पलकों को नहीं झपका था। हम उससे अब बहुत ज़्यादा दूर निकल आए थे। हमें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा और 2-3 घंटे चलने के बाद हम किसी न किसी जगह पर रुकते। पूरा का पूरा दिन इसी तरह से निकल चुका था और हमें अंदाज़ा था समय तो ज़्यादा लगने ही वाला है। लेकिन रास्ते में हमें जो जो देखने को मिल रहा था उसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमें कई जानवर मिले जो कि रास्ते पर ऐसे खड़े थे कि वो हिल ही ना पा रहे हों, और एक टक लगाए हर जानवर हमें देखे जा रहा। कोई भी जानवर हमसे डरा नहीं और ना ही किसी जानवर ने हम पर हमला किया था। कुछ पेड़ ऐसे थे जो जमीन से निकले ऊपर की तरफ घूमकर दोबारा नीचे जमीन में धंसे हुए थे, जैसे 2 टहनियां हों उनकी। और कुछ पेड़ ऐसे थे जो जमीन के नीचे थे और जड़ें उनकी बाहर की तरफ निकली हुई। ऐसे पेड़ मैंने कभी नहीं देखे थे। और अबीर ने भी कहा था, मैंने भी ऐसे पेड़ कभी नहीं देखे। ये कैसा इलाका है? मुझे लगता है खदान के कारण यहाँ पर पेड़ों के आकार थोड़े बदले हुए हैं।
जानवरों का स्वभाव थोड़ा बदला हुआ है, ऐसा अलग इलाकों में होता है, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि भारत में भी कोई ऐसी जगह है जहां ऐसे पेड़ लगते होंगे। मैंने अबीर से पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा पेड़ देखा जो नीचे की तरफ लगा हो और उसकी जड़ें बाहर निकली हों? उसने ना में जवाब दिया था और उस समय मुझे भी मन में थोड़ी शंका हुई थी, क्या हम किसी बड़े खतरे में तो नहीं। फिर शाम का वक्त हो चुका था और मैंने अपने साथियों को कहा, हमें यहीं पर कैंप लगाना होगा। आसपास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो देखो उस तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर हम आसानी से टेंट लगा लेंगे। रात हम यहीं पर गुजारते हैं और कल सुबह फिर से हम चलना शुरू करेंगे। और मुझे नहीं लगता नीचे वाले हिस्से में हम ज़्यादा समय लगा पाएंगे पहुँचने में। अब वो नज़दीक ही है, लेकिन यहीं पर टेंट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन साथियों ने मेरी मदद की। हमने टेंट सेटअप कर लिया था, लेकिन रात के वक्त हमें चौकस रहना था और वैसे भी यहाँ पर मैं सोना नहीं चाहता था। हो सकता है 1-2 घंटे की झपकी लूँ, लेकिन ऐसी जगह जहाँ मुझे अपनी टीम की सुरक्षा करनी थी, मैं तो सोने वाला नहीं था। मेरे साथी सो चुके थे, जबकि मैं टेंट से बाहर निकला एक सिगरेट का कश लेना चाहता था। मैं किसी को भी अंदाज़ा लगने देना नहीं चाहता था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। वैसे अमूमन मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जब भी मैं किसी मिशन पर आता हूँ मुझे सिगरेट की तलब लगने लगती है। इसका कारण है मेरे दिमाग का ज़्यादा तेज़ी से काम करना। मैं अपने दिमाग को शांत कर नहीं पाता और सिगरेट इसमें मेरी मदद करती है। माना ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत मुझे बहुत पहले से लगी है, इससे मैं पीछा छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था सिगरेट की स्मेल किसी को आए और वो मुझसे सवाल पूछे, इसीलिए टेंट से थोड़ा दूर निकला था। हाथ में मेरी टॉर्च थी। फिर से मुझे वही हिरण नजर आया, क्योंकि उसके पेट पर एक बड़ा निशान था। शायद किसी जानवर ने उस पर हमला किया होगा। ये वही हिरण था जो बिल्कुल ऊपर नजर आया था और इतनी नीचे। हम भी पूरा दिन चलते रहे थे, वो भी पूरा दिन चला होगा तभी यहां पहुंचा होगा। एक पेड़ के नीचे खड़ा मुझे ताके जा रहा था, पलके झपक नहीं रहा था। मैंने बार बार टॉर्च को बंद किया, चलाया, बंद किया, चलाया। मुझे लगा था इससे वो डरेगा, भागेगा, लेकिन वो भागा नहीं। अब अबीर भी यहां पर नहीं था और मुझे इस जानवर से चिढ़ होने लगी थी, इसीलिए मैंने पत्थर उठाया, उसकी तरफ मारा। मेरा निशाना बहुत अच्छा है। वो पत्थर उसके पेट पर टकराया था, लेकिन वो हिला तक नहीं। मैंने सिगरेट जला ली थी, टॉर्च को नीचे रख दिया था। अचानक मुझे एक परछाई नजर आई और पत्तियां हिलने की आवाज भी आई। कोई मेरे बेहद करीब से निकला था। मुझे ऐसा लगा कि ये कोई जानवर नहीं है, ये परछाई किसी इंसान की लग रही थी, लेकिन मैं पक्का नहीं था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ मारी, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैं लगभग 10 मिनट तक वहां पर था। 2-3 बार मुझे वही परछाई बार बार नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे करीब हो। मैंने एक बार आवाज भी लगाई कि कौन हो तुम? मुझे लगा उन 3 जियोलॉजिस्ट में शायद कोई यहां पर हो सकता है, लेकिन जब मेरी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, मैंने जल्दी से अपनी पिस्टल को बाहर निकाल लिया था। ऐसे जंगली इलाके में खतरा भी काफी ज्यादा हो सकता है। इलीगल माइनिंग या कुछ ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, उनके लिए ऐसी जगह बहुत सुरक्षित होती है और ऐसे लोग नहीं चाहते कि उन्हें कोई जाने, उन्हें कोई पहचाने और उनके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी करे। पिस्टल मेरे हाथ में थी। 2-3 बार मैंने धमकी दी, उसके बाद ना तो आवाज आई ना मुझे परछाई नजर आई। मैं टेंट की तरफ दोबारा बढ़ा और मैंने अपने साथियों को टेंट से बाहर देखा। मैंने उनसे सवाल पूछा कि तुम सो क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा आसपास से आवाजें आ रही थी, ऐसा लगा कोई ना कोई जानवर आसपास है। और लक्ष्य ने तो साफ साफ कहा था। मुझे एक परछाई नजर आई अपने टेंट पर। बाहर हमने आग जलाई थी ना, तो उस तरफ रोशनी है। कोई उस आग और टेंट के बीच था और मुझे ऐसा लगा ये कोई इंसान है। इसीलिए मैं देखने के लिए बाहर निकला और बाकियों को भी ऐसा ही लगा।
लेकिन आसपास खंगालने के बाद हमें कोई नजर नहीं आया था और मैंने उन्हें साफ कह दिया था, रात को सतर्क रहना, हो सकता है हमारे सिवा भी और कोई यहां पर मौजूद हो। पूरी रात मैंने निगरानी की थी और यकीन कीजिए ये रात बहुत ज्यादा डरावनी थी। मुझे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि अंधेरे में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं होता। मैं भूतों प्रेतों से नहीं डरता। अंधेरा खौफनाक है क्योंकि जब आप पता ही नहीं कर सकते कि हो क्या रहा है तब डर लगने लगता है। लेकिन अगर सब कुछ पता है, सामने कोई मुझे मारने के लिए भी आ रहा है लेकिन रोशनी में है, तो मैं बिल्कुल नहीं डरता क्योंकि मैं जानता हूं मैं मुकाबला कर सकता हूं। पूरी रात आसपास से आवाजें आती रहीं। ऐसा लगता रहा कोई आसपास है। मेरे साथी बार बार उठते और मैं उन्हें कह देता, सो जाओ, मैंने ध्यान रखा हुआ है, मुझे अब तक कोई नजर नहीं आ रहा। हम पूरी रात इसी तरह से डरते रहे और सुबह जब धूप खिल चुकी थी हमने टेंट को समेटना शुरू कर दिया। लेकिन अबीर का ध्यान एक चीज पर पड़ा था। हम में से किसी ने उस चीज को कभी पहचाना ही नहीं था। अबीर ने कहा, वो सामने जड़ें निकली हुई थी ना कल, जब हमने अपना सामान उस तरफ टिकाया था, वहां पर एक पेड़ था जो जमीन के नीचे था और बाहर की तरफ जड़ें निकली थी। मैंने कहा, हाँ हाँ, वहां पर तो पेड़ था ना। उस समय वहां मिट्टी निकली हुई थी और अबीर ने आसपास भी देखा और कहा, उस स्ट्रक्चर पर भी एक पेड़ था, इस तरफ लंबे वाला पेड़ था। यहां पेड़ बदले हुए क्यों हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये जगह ही कोई अलग जगह है। और देखिए नीचे घिसटने की आवाजें, यहां से जैसे कई जानवर निकले हों। उसने मुझसे पूछा कि मुझे रात को क्या नजर आया। मैंने कहा, पेड़ों के सिवा मैंने किसी और को नहीं देखा। हाँ, एक बार मैंने उस हिरण को देखा था। बाकी घिसटने की आवाजें, पत्तियां हिलने की आवाजें, ऐसी आवाजें तो आती रहीं लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। मानता हूं कोई हमारे आसपास था और उसकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। वो जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसे हालात में तो लग रहा है पेड़ों ने अपनी जगह बदली हो। हम सब डर गए थे लेकिन फिर मैंने अपनी टीम को समझाया, देखिए डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। ऐसे भ्रम कभी कभी अकेले में हमें होते हैं। पहले वो मान नहीं रहे थे लेकिन मुझे उन्हें समझाना था, उनका डर खत्म करना था। फिर हम वहां से आगे बढ़ने लगे। अब खदान के आगे का हिस्सा ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते एक पेड़ के ऊपर टंगा हुआ एक हेलमेट मिला हमें। मैंने उस हेलमेट को अपने हाथों से नीचे उतारा था और उस पर टैग लगा हुआ था ऋत्विक का, एक जियोलॉजिस्ट जो यहां पर आया। ये उसी का हेलमेट है, लेकिन यहां जंगली हिस्से में ही, यानी वो नीचे तक पहुंचा भी या यहां उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। हम अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आसपास पड़ा हुआ वो और सामान, यानी कि खाने पीने के लिफाफे, पैकेट, जो ये दर्शा रहे थे कि उन्होंने यहां बैठकर खाना खाया होगा और शायद ऋत्विक ने यह गलती कर दी, हेलमेट यहां टांगा होगा गर्मी के कारण और फिर वो भूल गए। बाद में उसे पछतावा हुआ होगा। शायद वो दोबारा बाहर की तरफ तो नहीं निकले हैं, यहां से वो आगे ही हैं। हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो गया था। 2 घंटे चलने के बाद हम उस हिस्से पर पहुंच गए थे, बिल्कुल धरातल पर। अब यहां और कोई ढलान नहीं थी। सामने हमें उस खादान का अंदरूनी हिस्सा दिख रहा। यहां से खादान के अंदर जाया जा सकता है। बड़ा स्ट्रक्चर आसपास बना हुआ था। बड़ी बड़ी मशीनें आसपास पड़ी हुई थीं जो जंग खा चुकी थी। फिर मेरा सवाल बाकियों से यही था, खादान को बंद क्यों किया गया था? यहां पर ऐसा लगता है जैसे इन ट्रकों को, इन मशीनों को भी अफरा तफरी में छोड़ दिया गया हो। जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन खादान का आगे का हिस्सा बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके अंदर जाने में हमें कोई परेशानी होने वाली नहीं थी, लेकिन आगे के हिस्से को कुछ हद तक बंद किया गया था। जब हम उस हिस्से तक पहुंचे, मैं उन पत्थरों को, उन दरवाजों को एक तरफ सटा रहा था ताकि हम अंदर जा पाएं।
तभी लक्ष्य ने यह सवाल पूछा था। हम इसे खींच खींच कर हटा रहे हैं, इसे हटाने के निशान तो आसपास नजर नहीं आ रहे। क्या वो तीनों इसके अंदर गए थे? मेरे मन में भी ये सवाल जरूर आया था, लेकिन यहां पर बने हुए पैरों के निशान मैंने लक्ष्य को दिखाए और कहा, देखो तस्वीरें खींचो इनकी, ये पैरों के निशान यहां पर हैं, यानी वो दरवाजे तक पहुंचे थे। और ये देखो, 3 लोगों के खड़े होने के पैरों के निशान यहां साफ साफ छपे हुए हैं। बाकी इन दरवाजों को खींचकर खोलकर हम देखते हैं, पैरों के निशान अंदर नजर आते हैं। अगर अंदर पैरों के निशान नहीं हुए तो हम बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो अंदर नहीं गए तो बाहर उनके साथ क्या हुआ। क्या वो भटके हुए हैं, यहां पर मौजूद हैं? बाकी की बात बाद में करते हैं। जब लक्ष्य तस्वीरें खींच रहा था, अचानक वो चीखा। उसने मुझे आवाज लगाना शुरू कर दिया था, अरमान सर, देखिए 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 अरमान सर। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, इस तरह से चीख क्यों रहे हो? उसने वो खादान के ऊपरी हिस्से को दिखाया। वो देखिए, किसी ने कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ है, और ये पुराना भी नहीं लगता। उस पर साफ लिखा गया था, नीचे मत जाना, उसे मत जगाना। मैंने उस पत्थर के ऊपर चढ़कर वो निशान को अच्छे से देखा। करणवीर भी मेरे साथ था, जो इसमें बहुत ज्यादा माहिर था। उसने उंगली से कोयले को थोड़ा साफ किया और फिर कहा, ज्यादा पुराना नहीं है ये, हो सकता है 3-4 दिन पुराना हो। यानी वो 3 जियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये लिखा है। लेकिन उन्होंने ये क्यों लिखा है, नीचे मत जाना, उसे मत जगाना? हम सब घबरा चुके थे। ऐसा लग रहा था हमें कुछ ऐसा है जो पता नहीं है। लेकिन इतने में नीचे वाले दरवाजे को खोला जा चुका था, और जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, वहां अंदर जाने के साफ साफ निशान थे, पैरों के निशान छपे हुए 3 लोगों के, यानी कि वो 3 अंदर गए हैं। मैंने अपने साथियों को कह दिया, हमें अंदर ढूंढने के लिए जाना होगा। निशान देखो, जूते के निशान उस तरफ जाने के बने हुए हैं, यानी कि तीनों अंदर गए। लेकिन यहां कहीं भी बाहर आने के निशान नहीं है, वो अंदर ही हैं। मैं रेडियो वेव्स के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, हो सकता है वो कहीं फंसे हुए हों। मैंने वहां रेडियो चलाया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद हमें अब इस मिशन को आगे बढ़ाना था। मेरे साथी मेरे साथ ही थे, हम आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन यहां पर भी कोयले से दीवारों पर साफ लिखा गया था, नीचे मत जाना, नीचे मत जाना। दीवारों पर खरोंच कर भी यही लिखा गया था, कोयले से भी यही लिखा गया था। हर जगह ये शब्द पढ़ पढ़ कर मेरे साथी डरने लगे और मुझे उन्हें समझाना पड़ा। डरने की कोई बात नहीं है, मुझे लगता है ये जियोलॉजिस्ट ने नहीं लिखा है, ये किसी और ने लिखा है। वो नहीं चाहता कि यहाँ कोई आए। मुझे लगता है यहाँ अब भी इलीगल माइनिंग होती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ से निकाला जाता होगा, उसके बारे में भी पता लगाना होगा। मैं आपके साथ हूँ, आप डरिए मत, चलिए मेरे पीछे रहिए। हमने उस टनल में बहुत सारी जड़ें देखी। उन जड़ों ने दीवारों को पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। उन जड़ों को देखकर ऐसा लग रहा जैसे कोई बहुत विशाल पेड़ हो, जो कि या तो इस खदान के ऊपर कहीं है या नीचे होगा। वो काले रंग की जड़ें थी। तभी अबीर कहने लगा, मुझे एक जड़ को काट के देखना है, ये किस पेड़ की जड़ हो सकती है? ऐसी काले रंग की जड़ मैंने कभी नहीं देखी, और खदान के अंदर ऐसे जड़ें फैली हुई हैं। ऐसे तो तभी होता है जब बाहर बड़ा पेड़ लगा हुआ हो, लेकिन कोई ऐसा काला पेड़ तो नजर नहीं आया। मैं काट कर देखता हूं जड़ों को। उसने जब एक जड़ को काटा था ना, वो जड़ हिली जैसे कोई सांप हो। जब सांप को जख्म होता है वो हिलता है, लेकिन पेड़ के साथ ऐसा कभी नहीं होता। वो जड़ को जब उसने काटा ना, उसके अंदर से पानी नहीं निकला था या नमी नहीं थी, बल्कि काले रंग की तेल जैसी बूंदें गिरने लगी थी। और अबीर इसे देखकर बिल्कुल चौकस सा हो चुका था, वो डरा हुआ था। देवांश, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने भी कहा, ऐसा पेड़ जिससे काला तेल जैसा कुछ निकलता है, मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा।
अबीर और दिवांश आपस में कुछ बातें कर रहे थे और वो जो बात कर रहे हमें उसका निष्कर्ष वो बताना चाहते थे, लेकिन उस निष्कर्ष को बताने से वो डर रहे। मैंने उन्हें साफ कहा, घबराओ मत, सीधा सीधा बताओ। उन्होंने कहा कि हमें लगता है ये किसी पेड़ की जड़ है ही नहीं, ये किसी जीव की नसें जैसी लगती हैं। मुझे लगता है यहाँ खादान में कोई ऐसा पुराना पेड़ है जो पेड़ भी है जीव भी है, ऐसा कुछ हो सकता है। दोनों ने ये निष्कर्ष निकाला था, लेकिन करणवीर का कहना था नहीं, मैंने ऐसी कई गुफाएं देखी हैं, कई सुरंगें देखी हैं जहाँ पर पेड़ की जड़ें अपने आप फैलने लगती हैं। आप शायद इतनी ज़्यादा गहराई में कभी नहीं गए होंगे। ज़्यादा गहराई है इसी कारण ये जो जड़ें हैं ना, ये इस तरह से सालों से बनी हुई हैं, तो इसके अंदर नमी पैदा हुई होगी और सड़न के कारण वो नमी का रंग काला हो गया। आप डरिए मत, हमें आगे बढ़ना होगा। जिसको बचाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं उन्हें बचाकर हम बाहर निकलेंगे। अभी डरेंगे तो शायद आगे काम हम सही से कर ना पाएं। मुझे उसकी बात बिल्कुल सही लगी। फिर मैंने कहा, आप मेरे पीछे रहिए, हमें और आगे बढ़ना होगा। हमने फिर से सुरंग में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और यहाँ तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ, पुराने कपड़े, हेलमेट, मशीनें, खुदाई की कुछ पुरानी चीज़ें भी यहाँ रखी हुई, लेकिन कोई भी चीज़ खराब नहीं थी। हाँ, मिट्टी से सनी हुई ज़रूर थी। ये वो सामान था जो 30 सालों से यहाँ का यहीं पड़ा हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें ढेर सारा सामान मिला और वो सामान ज़्यादा पुराना भी नहीं लग रहा था। टूटी हुई टॉर्च के कुछ हिस्से थे, फटे पुराने बैग पड़े हुए थे, कुछ ड्रिल मशीनें भी थीं और ये पुरानी नहीं थी। उसे उठाकर ये साफ हो चुका था ये उन जियोलॉजिस्ट का सामान है, यानी हम बिल्कुल सही दिशा की ओर ही बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे साथी थोड़ा घबराने लगे थे कि ये सामान यहाँ पर बिखरा क्यों पड़ा है, क्योंकि जियोलॉजिस्ट अपने सामान को बड़े संभाल कर रखते हैं। ऐसे यहाँ पर क्यों बिखेरा होगा, क्योंकि यहाँ तक तो रास्ता बिल्कुल सीधा था। अगर यहाँ से वो भटके तो बाहर की तरफ उन्हें निकलना चाहिए था। वो बाहर नहीं निकले, यहाँ से गए तो कहाँ गए। मैंने अपने साथियों को समझाया हुआ था, कहीं कोई टूटा हुआ हिस्सा हो, अगर आपको कोई कमज़ोर टनल मिली तो उस तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे और सब सावधान रहेंगे। करणवीर, जो कि एक केव एक्सप्लोरर था, उसने कहा था, अभी हम किसी मुसीबत में नहीं हैं। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई भी खतरनाक जगह अब तक आई है। सही है टनल, यहाँ ये टनल के धंसने की कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बनी हुई है। हमें वो सामान को देखकर थोड़ा डर लगा था, लेकिन यहाँ हम रुक नहीं सकते थे, तो यहाँ से हमने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। हम जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे थे, हम उनके नाम पुकार रहे थे, ऋत्विक, ऋत्विक, तनेश, युग। हम उनके नाम पुकारे जा रहे थे। ये टनल्स में हमारी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन हमें जवाब बिल्कुल नहीं मिल रहा था। किसी समय यहाँ खादान का काम चलता होगा तो कोयले के हिस्से, धातु के हिस्से भी हमें साफ नजर आए, लेकिन हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और ना ही यहाँ पैरों के निशान पता चल पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी नहीं थी, पत्थर था और पत्थर पर हमारे पैरों के निशान भी छप नहीं रहे। इसीलिए यहाँ से हम गलत दिशा की तरफ जा सकते थे। सुरंगें कई तरफ जाने की थी और हम सिर्फ सही दिशा की ओर ही बढ़ना चाहते थे। हमें कोई सिग्नल नहीं मिले थे, कोई जवाब नहीं मिला था, इसीलिए हमें इकट्ठे रहते हुए ये पूरी की पूरी खादान को एक्सप्लोर करना था। हमें एक घुमाव पर थे और वहां हमें जो नजर आया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वैसे ऐसी टनल्स में अमूमन चमगादड़ होते हैं, लेकिन अभी तक हमें चमगादड़ नजर नहीं आए थे। लेकिन अचानक इस हिस्से में हमें चमगादड़ों का झुंड नजर आया, लेकिन वो चमगादड़ छत पर लटके हुए नहीं थे, वो जमीन पर थे, रेंग रहे थे। उन्होंने पंखों को ऊपर की तरफ चिपकाया हुआ था और वो बिल्कुल मकड़ी की तरह गोल 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 घूम रहे। वो अपनी लार से जाल बनाने की कोशिश कर रहे और कुछ एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे उन्होंने चमगादड़ों का कोई दरवाजा बनाया हो। ये एक आकृति बनाई हुई थी एक दूसरे से जुड़कर उन्होंने।
हम घबरा चुके थे। करणवीर भी कहने लगा था कि मैंने कभी भी किसी भी गुफा में ऐसा कुछ नहीं देखा। जैसे इंसान वही करते हैं जो हमारी प्रवृत्ति है, जानवर, कीड़े मकोड़े, हर एक जीव वही करता है जैसे उनके डीएनए में है। लेकिन ये चमगादड़ तो बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहे हैं। हमें उस जगह से निकलना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल भी हमला नहीं किया, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। वो उसी तरह से एक दूसरे से चिपके हुए और कुछ जो मकड़ी की तरह घूम रहे, वो नीचे घूमे जा रहे थे। उस जगह से निकलने के बाद एक बार मुझे भी घबराहट होने लगी थी। जिंदगी में पहली बार मुझे लगा था मैं किसी साधारण ऑपरेशन पर आया हूं, लेकिन अब लगने लगा है कि यहां पर तो कुछ भी साधारण नहीं हो रहा है। तभी आगे हमें कोई चलता हुआ नजर आया। करणवीर ने आवाज लगाई थी, कोई है, कोई है, देखो देखो देखो। हमने जब टॉर्च की रोशनी उस तरफ मारी, हमारे होश उड़ गए। एक जंगली कुत्ता था वहां पर, और जंगली कुत्ते इंसानों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वो जंगली कुत्ता 2 पैरों पर चल रहा था। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी, वो 4 पैरों पर आ गया। वो गुर्राया नहीं, बल्कि दीवार के साथ सटकर पल के बिना झपकाए हमें घूरे जा रहा था। हम भी हिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि जंगली कुत्ते झुंड में होते हैं। कभी भी जंगली कुत्ता अकेला नहीं मिलेगा, लेकिन वो अकेला था। 2 पैरों पर इंसानों की तरह चल रहा था। तभी तो हमें भ्रम हो गया कि कोई इंसान होगा, लेकिन वो दोबारा 4 पैरों पर आ गया और बिल्कुल एक मूर्ति की तरह वहीं पर खड़ा रहा। हम पीछे हटते तो भी वो ना हिलता, हमारे आगे बढ़ने पर भी वो हिल नहीं रहा था। हम उसके करीब से निकले, वो सिर्फ अपना सर हिलाकर हमें ताके जा रहा था। हमें काफी अजीब लगा, तो मैंने उस कुत्ते को डराने की कोशिश की। मैंने उसे छूने की कोशिश की, और जब मैंने ऐसा करना चाहा, वो इतनी तेज रफ्तार से भागा कि आंखों से ओझल हो गया। लेकिन वो गुफा के उस तरफ भागा था जहां काफी संकरी गुफा थी। वो कोई टनल नहीं थी, वो एक गुफा थी, छेद सा बना हुआ। वो उसमें घुस गया, और उसके बाद हम उसे ढूंढ तक नहीं सकते थे, ना ही उसे पकड़ सकते थे। हमने आगे बढ़ना जारी रखा। हम आवाजें लगाते रहे, और हमें था कि कोई आवाज का हमें जवाब मिला, उस तरफ हम अच्छे से खंगालेंगे। यहां तक कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकें कि वो जियोलॉजिस्ट फंस सकते हैं। रास्ता यहां तक पूरी तरह से साधारण था। तभी अचानक हम इस खादान के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां पर शायद खुदाई नहीं की गई थी। ये एक तरफ वाली दीवार थी जो शायद अपने आप टूट गई होगी, और पीछे बड़ा ढांचा नजर आ रहा। और ये नया ढांचा अब का बना नहीं, पुराना लग रहा था। वैसे पुराने ढांचे गुफाओं के निकलते हैं, कोई इंसानों द्वारा बनाई गई संरचना नहीं निकलती। करणवीर ने दीवारों को हाथ लगाकर कहना शुरू कर दिया था, ये संरचनाएं तो बड़ी पुरानी लगती हैं। ये 30 साल पुरानी नहीं हैं, ये तो सैकड़ों साल पुरानी लगती हैं। जैसे दीवारों पर उकेर कर चेहरे बनाए गए हों, मूर्तियां बनाई गई हों। ऐसे कई पुराने मंदिर होते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी भगवान की चित्रकला नहीं है। ये तो साधारण मूर्तियां बनाई गई हैं, लेकिन अब घिस चुकी हैं। ये मुझे नहीं लगता कि 400-500 साल पुरानी होंगी, उससे ज़्यादा पुरानी होंगी। अब कितनी, उसका अंदाज़ा इतनी आसानी से लगाया नहीं जा सकता। मैंने उससे सवाल पूछा था, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसने कहा, मैंने कभी भी किसी टनल या गुफा में इतनी पुरानी संरचना नहीं देखी। देवांश आगे की तरफ हुआ, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। वाह, ये ढांचा मुझे लगता है हज़ारों साल पुराना है। वाह, हमारे यहाँ पर कुछ पुराना मिला है। मुझे नहीं लगता ये मंदिर होगा, ये कोई और संरचना लगती है, लेकिन इतना है, इस जगह का इस्तेमाल किया जाता होगा। यहाँ तक इंसान पहले पहुंचे थे, इस खादान से बहुत समय पहले, लेकिन इतनी ज़्यादा गहराई पर इंसान कर क्या रहे होंगे, और यहाँ तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से होगा? वो खुश था, लेकिन उसकी खुशी धरी की धरी रह गई जब हम पर एक जानवर ने हमला किया था। वो जानवर ने करणवीर को पकड़कर घसीटना चाहा। पत्थर उसके सर पर लगा था और उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया था। वो जानवर बड़ा अजीब था।
पहले तो समझ में आ ही नहीं रहा था कि वो क्या चीज है। उसके बाद उसकी टांगें समझ में आई, उसका मुंह लकड़ी का बना हुआ, शरीर पर पत्तियां जैसी निकली हुई थी, पत्थर के कुछ टुकड़े भी उसके शरीर से चिपके हुए थे। जब उसने देवांश पर भी हमला किया, उसे भी चोट पहुंचानी चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं टनल्स, गुफाओं में ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई जानवर मिलेगा, लेकिन मैं उन पर हमला भी नहीं करना चाहता था जब तक वो हमला ना करें। लेकिन अब मेरे साथियों को चोट पहुंच रही थी और वो काफी ज्यादा ताकतवर था। धकेलने पर वो पीछे हो नहीं पा रहा क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था। मैंने अपनी पिस्टल निकालकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मैंने इतनी गोलियां चलाई कि उसके पेट का हिस्सा फट चुका था। 2 हिस्से हो गए क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी उसकी यही थी। पहले वो थोड़ा सा तड़पा, उसके बाद वो हिलना जुलना बंद कर चुका था। मैंने मान लिया कि वो मर गया है। देवांश को होश आया। करणवीर भी अपने सर के उस खून को बंद करने में लगा हुआ था। हम वहीं पर सिमटे हुए थे और अब आगे बढ़ना नहीं चाहते थे जब तक हम पूरी तरह से ठीक महसूस नहीं करते। फिर अबीर ने उस जानवर को छूना चाहा। मैं उसे मना कर रहा था, नहीं, जानवर को मत छुओ, पता नहीं कौन सा जानवर है। उसने कहा, मुझसे ज्यादा किसी को क्या पता होगा, मैं एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हूं। फिर उसने उस जानवर को छुआ, देखा और आवाज लगाकर सबको बुलाने लगा। लक्ष्य जो कि तस्वीरें खींचना चाहता था, लेकिन उसकी भी समझ में नहीं आ रहा तस्वीर खींचे किस तरफ से। देखने में यह कोई जानवर नहीं लगता। देवांश, करणवीर ने भी उस जानवर को छूकर देखा और फिर वो अबीर के साथ कुछ डिस्कशन करने लगे। मुझे उनकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उत्सुक था, जानना चाहता था और डरा हुआ था। मैं बार बार उनसे सवाल किए जा रहा, मुझे भी बताओ, मैं टीम को लीड कर रहा हूं, मुझे सब कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उन्होंने वो जानवर की बाजू को ऊपर उठाया और कहा, छूकर देखिए, छूकर देखिए। मैंने उस बाजू को छूकर देखा, ये तो लकड़ी जैसी बाजू लगती है। उसने कहा, हाँ हाँ, वही तो बात है, ये कोई जानवर नहीं है, ये पेड़ था, लेकिन ये हिल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? पेड़ जमीन में रहते हैं, माना कुछ पेड़ हैं जो हिल पाते हैं, जड़ों के जरिए जमीन से जुड़े होते हैं। ये पेड़ था, हम पर पेड़ ने हमला किया, जो कि बिल्कुल जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था, और यहां से कटने के कारण वो किसी तरह से मरा, या कह सकते हैं बेहोश हुआ। लेकिन लकड़ी हिल कैसे रही थी? पेड़ ऐसा नहीं करते। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा कुछ किसी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और मैंने उन्हें समझाया, हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। हम अपने साथियों को ढूंढेंगे या पता करेंगे उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि यहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। मुझे आगे उन टनल्स में दीवारों से निकलते हुए और हिलते हुए पेड़ नजर आ रहे थे। छोटी छोटी टहनियां, मशरूम थी जो ऊपर की तरफ खुलती और बीच में से आंखें दिखती मुझे। ऐसी मशरूम भी मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे साथी सन्न थे और फिर हम पर वैसे ही पेड़ों जैसे जीवों ने हमला किया। उनके आकार छोटे थे, उन्हें धकेलना, वहां से भगाना आसान था, और मैंने महसूस किया चीखने पर वो डरते हैं। मैंने अपने साथियों को भी इसके बारे में बताया था। वो आवाज से डरते थे और हमने चीख चीख कर उन्हें पीछे कर दिया। फिर एक सुरंग को हमने पत्थर लगाकर बंद किया। ये एक चेंबर की तरह था, बहुत पुराना चेंबर। दीवारें पूरी तरह से समतल थीं, जैसे पत्थर की कोई दीवार हो, लेकिन ये पत्थर को उकेर कर बनाया गया एक कमरा था जिसमें कुछ आकृतियां बनी हुई और सीलन के कारण उसमें चमक भी थी। ये चेंबर हजारों साल पुराना लग रहा था। हम उस हिस्से में पहुंच आए थे जहां शायद हमसे पहले कोई कर्मचारी आया नहीं होगा। मैंने अपने साथियों से सवाल किया, आपको लगता है कि वो जियोलॉजिस्ट यहां तक पहुंचे होंगे? उन्होंने कहा, अगर हमें कोई भी सामान मिलता है यहां पर तब तो हम आगे ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर हमें यहां कोई सामान नहीं मिलता तो फिर हम आगे नहीं जाएंगे। यहां खतरा बहुत ज़्यादा है, हमें अलग टीम को यहां पर लाना चाहिए। यहां पर वो जीव हैं जिनकी अब तक खोज नहीं हुई है, पेड़ों जैसे दिखने वाले जीव जो धरती के अंदर रहते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी खोज होगी, हमें अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। ये अबीर का कहना था और करणवीर का कहना था कि
अगर हमें कुछ मिलता है तो ढूंढते हैं वरना निकलते हैं। मैंने उन्हें कहा, हम मिशन पूरा करके ही जाएंगे, अधर में छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते। 3 लोगों को ढूंढने आए हैं, हमें पहले ये पता करना होगा कि वो जिंदा हैं या नहीं। 1 घंटा हमने वहां पर आराम किया। अब शरीर सही से काम कर रहा था, अब थकान भी मिट चुकी थी। जब हमने पत्थर को हटाया, हमें उम्मीद थी वो जीव वहीं पर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। फिर हमने अच्छे से खंगाला, क्या हमें कुछ ऐसा मिलता है जिससे हमें पता चले कि हमारे सिवा यहाँ कोई और इंसान आकर गया है, क्योंकि यहाँ पर वो जियोलॉजिस्ट ही आए होंगे। पीछे का वो हिस्सा जो टूटा था वो कुछ समय पहले टूटा होगा। ये रास्ता अभी खुला है, तो कोई इंसान यहाँ पर नहीं आया उन तीनों के सिवा। हमने आसपास तलाश की तो हमें बैग मिले, कुछ कपड़े मिले, और ये वही कपड़े थे जो कि उन जियोलॉजिस्ट के थे। उन पर नाम छपे हुए थे। मेरे साथी घबराए और करणवीर तो कहने लगा था, हमें ये नहीं मिलने चाहिए थे, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें पीछे जाना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, नहीं, अब हमें कपड़े मिले हैं, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें उन्हें ढूंढना होगा। शायद वो अब भी जिंदा हों, क्योंकि आवाज़ से ये डरते हैं, तो उन्होंने चीखा होगा, आवाज़ें लगाई होंगी। लेकिन दिवांश का कहना था, मुझे डर इस चीज़ का नहीं है कि ये जानवर या पेड़ हम पर हमला कर रहे हैं, मुझे डर एक चीज़ का है कि यहाँ पर सब कुछ अलग हो रहा है। जानवर भी अलग, पेड़ भी अलग, पुराना हिस्सा, आगे कुछ ऐसा ना मिल जाए जिससे हम बच ना पाएं। उसकी ये बात ने मुझे भी डराया था, लेकिन मैं कभी भी अपना ऑपरेशन बीच में छोड़कर भागता नहीं, चाहे मेरी जान भी चली जाए। हमारी स्पेशल ट्रेनिंग में हमें यही सिखाया जाता है। मैंने उन्हें मनाया कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, अगर खतरा हुआ तो मैं खतरे को झेलूंगा, आप मेरे पीछे रहिएगा। मैंने उन्हें भी बंदूकें दे दी थी, क्योंकि अब उनके इस्तेमाल का समय आ चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ गई। फिर हम उस सुरंग में आगे बढ़े और एक ऐसे खुले हिस्से में पहुंचे जहां पर रोशनी थी। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां हमने जो देखा उम्मीद तक न की थी। इतना बड़ा हिस्सा और ये स्ट्रक्चर निर्मित था, अपने आप नहीं, इसे बनाया गया था, जैसे एक बड़ा हॉल होता है उसकी तरह, और उसमें जानवर, इंसान भरे पड़े थे। 3 जियोलॉजिस्ट जिनकी तस्वीरें हमारे पास थीं, सामने अपनी बाजुओं को ऊपर करके खड़े थे और उनके शरीर पर पेड़ लिपटे हुए और कुछ टहनियाँ उनके शरीर से निकली हुई थीं। जानवर भी बिल्कुल ऐसे ही। वो जानवर बदल गए थे, जैसे यहाँ उनके साथ म्यूटेशन हो रही हो। मेरा मुंह भी खुला का खुला रह गया था। यहाँ चल क्या रहा है? छत पर पंछी उल्टे चिपके हुए थे, नीचे जानवर थे, जमे हुए थे, कई इंसान थे, 3 जियोलॉजिस्ट भी। लेकिन इस तरह यहाँ सब क्यों खड़े हैं और सामने की तरफ क्यों देखे जा रहे हैं? मुझे कीड़े मकोड़े भी दिख रहे थे दीवारों से चिपके हुए, और ऐसा दृश्य देखने के बाद हम पांचों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। लेकिन सामने वाली दीवार पर कुछ तो था। वो ना तो पेड़ था, ना जानवर था, कुछ ऐसा जो आसपास के पत्थर के ढांचों के बीच बैठा हुआ था। उसका आकार बताने वाला नहीं, ना मैं आपको शब्दों में बयां कर सकता हूं। बस वो दृश्य मेरी आंखों में अब भी घूम रहा है। और उसके बाद सभी इंसान, जीव, पंछी हमारी तरफ देखने लगे और हम पर पीछे से हमला हुआ था। हम पर पेड़ों ने हमला किया, हम पर कीड़ों ने हमला किया, हम पर जानवरों ने हमला किया। वो हमला इतनी तेजी से था कि मैं गोलियां चला रहा, लेकिन असर नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भीड़ आपको पकड़ने लगे आप गोली किस तरफ चलाएंगे? और पेड़ की जड़ें हिलते हुए आपको जकड़ने लगे, बिल्कुल जैसे कोई चेन हो। क्या करेंगे आप? मेरे साथियों को पकड़ लिया गया था, मुझे भी पकड़ लिया गया था।
हमें जकड़ा गया और घसीटकर उस जीव के आगे फेंक दिया गया था। फिर मेरे साथियों के शरीर में वो पेड़ के तने जड़ें घुसने लगी थी। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मैं अपने साथियों को तड़पता हुआ देख पा रहा था। वो तने उनके मुंह के अंदर जा चुके थे, जिस कारण वो चीख भी नहीं पा रहे। और फिर मैंने जमीन के नीचे देखा। मिट्टी के नीचे भी जीव थे, जानवर थे। यहां एक ही कतार नहीं थी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इस तरह से ये पूरी गुफा बनी हुई। सभी के सभी जानवर जो ऊपर होंगे सब नीचे पहुंचे हुए थे। पेड़ भी जिंदा हो चुके थे। ये एक अजीब ताकत थी जिसने मेरे साथियों को भी उनका हिस्सा बना दिया। वो मरे नहीं थे, उनके जैसे बन गए और उनका शरीर अपने आप टूटने लगा, बाजुएं मुड़ने लगी। वो मूर्छित हो चुके थे, उनके शरीर से भी तने निकलने लगे। मुझे अपना भविष्य नजर आ रहा था, मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन फिर मुझे छोड़ा गया। वो तने मेरे शरीर पर जो लिपटे हुए थे वो ढीले हो चुके थे। वहां खड़ा मैं चारों तरफ घूर रहा। मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है? वो जीव जो सामने था वो खुद नहीं बोला था, बल्कि उसने एक जियोलॉजिस्ट के मुंह से बोला था, जैसे वो उसके दिमाग पर काबू कर चुका था। और वो जियोलॉजिस्ट आगे आकर कहने लगा, जो मेरा था मुझे वापस चाहिए। धरती पर सब कुछ मेरा था। मैं कुछ समय के लिए सोया और सब कुछ हड़प लिया गया। मुझे सब कुछ वापस चाहिए। बता दो सबको, जिसका जो हक है वो वापस लेने के लिए आ चुका है। धरती का मालिक वापस आ गया है। मैं उसके इरादे भी जान गया था, उसकी ताकत भी जान गया था। मुझे लगा था वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने मुझे छोड़ा ये जानकारी देकर कि सबको बता दो मालिक वापस आ गया है। मैं उसके बाद चलकर उस खादान से बाहर निकला था। वो चढ़ाई चढ़ने में मुझे 2 दिन लगे थे, क्योंकि मेरे शरीर पर बहुत ज़्यादा जख्म थे। उन जानवरों ने मेरा साथ दिया था। मैंने अपने साथ पेड़ों जैसे जानवरों को चलते हुए देखा, कुछ इंसानों को चलते हुए देखा। वो सब उसके काबू में थे, वो सब उसका हिस्सा बन चुके थे। उस खादान से बाहर निकलकर मैं भागा था। मैं वहां से दूर जाना चाहता था और ये जानकारी सरकार तक पहुंचाना चाहता था। धरती पर बहुत बड़ा खतरा उभर कर आया है। शायद हमारी एक गलती के कारण वो जाग गया है। अब वो सब कुछ अपने पास रखना चाहता है। वो हमें काबू कर सकता है। मैंने ये जानकारी दी थी, लेकिन मेरा कोर्ट मार्शल हुआ। मैं ऑपरेशन पूरा नहीं कर पाया और झूठी कहानियां बता रहा हूं, ये कहकर मुझे निकाल दिया गया था। सर्च ऑपरेशन के लिए कई कमांडोज भेजे गए थे, लेकिन वो उस जंगल से बाहर निकल नहीं पाए। वो एक दूसरे पर हमला कर बैठे। गलती से एक ग्रेनेड फटा था और वो 6 कमांडो मारे गए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी खबरें आना पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। जहां तक मेरे लिंक थे, मैंने ढूंढने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, लेकिन सेना ने उस इलाके को पूरी तरह से बंद कर रखा है। जानकारी बाहर निकल नहीं पा रही है, लेकिन आसपास के इलाकों को भी खाली करवा दिया गया है और कहा जा रहा है आसपास एक बीमारी फैली है जिससे लोग कोमा में जा रहे हैं। लेकिन कोमा में जाने के बाद भी वो हिल रहे हैं। कुछ डॉक्टरों का दावा है वो चल पाते हैं, उनकी चमड़ी बदल जाती है, सूख जाती है, बिल्कुल लकड़ी की तरह। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं गवाह हूं जो ये जानता हूं आगे क्या होने वाला है। हर एक बीमारी प्रकृति द्वारा फैलाई हुई नहीं होती। कुछ बीमारियां तो असल में बीमारियां होती भी नहीं, वो किसी उन्नत सभ्यता का काम होता है। हमारी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी पूरी जानकारी इंसानों को नहीं दी जाती। दुनिया में चल रही कई जंग इंसानों की आपस में जंग नहीं है, हमारी जंग किसी और से हो रही है। बस हमें उसकी पूरी जानकारी मिल नहीं पा रही है।